गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्कीन, जिसके पार्ट नंबर 7 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। जो एल्कीन जो है वो 6 प्रकार की रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, फिर उसके बाद में आती है पेरोक्साइड प्रभाव, फिर उसके बाद में आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया, एलिलिक व वाइनिलिक प्रतिस्थापन और समावयवीकरण अभिक्रिया। 6 टाइप की रासायनिक अभिक्रिया एल्कीन शो करती है, जिसमें से हमने फर्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, जिसमें से हमने लगभग 10 रिएक्शन को कर लिया था। या उसके पश्चात जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है कार्बिनों का योग। क्या होती है? कार्बिनों का योग। इसके अंदर क्या है, एल्कीन लेते हैं और इस एल्कीन की डाइएज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और डाइएज़ोमीथेन CH2N2 होता है। जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान ये N2 के रूप में बाहर निकल जाती है और CH3 CH और CH2 ये इन दोनों के साथ जुड़ जाता है और एक साइक्लिक कंपाउंड किया निर्माण होता है और N2 बाहर निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर CH2N2 इसको बोला जाता है डाइएज़ोमीथेन। इसको अपघटित करवाते हैं तो ये कार्बिन में चेंज हो जाता है और N2 बाहर निकल जाती है। और ये हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बिन बन गया और नाइट्रोजन बाहर निकल गई। ये कार्बिन फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन करती है और एक साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करती है। एक साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करती है। तो CH3 CH2 और ये दोनों इसके साथ जुड़ जाते हैं और साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। तो कार्बिनों का योग एल्कीनों के साथ करवा करके हम साइक्लिक का कंपाउंड बना सकते हैं। उसके बाद में आती है अगली रिएक्शन आती है हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण इस मेथड को एल्कीन बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं हम, और इसको एल्कोहल बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो एल्कोहल तो आपके सिलेबस में नहीं है, सेकेंड ईयर में है। तो इस रिएक्शन को हम वापस बीएससी सेकेंड ईयर में दोबारा पढ़ेंगे और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरीकरण, इसके अंदर क्या करते हैं, हम एल्कीन की डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एल्कीन की डाइबोरेन मान लो B2H6, अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा BH3, और या फिर इसको HBH2 ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये H तो यहाँ चला जाएगा और BH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ना CH3 CH2 BH2। क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2 और BH2। फिर उसके पश्चात एक और एल्कीन लेंगे, एक और प्रोपीन लेंगे, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा, उसके साथ में जुड़ेगा तो ये ऐसे बन जाएगी। ये बन जाएगा CH3 और CH3 और CH2 और CH2 और CH2 और CH2
2 और इनके साथ में BH, ठीक है। फिर बाद में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक हाइड्रोजन फिर इनके साथ चली जाएगी तो ये बन जाएगा ना CH3 CH2 और CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3 CH2 और CH2 और इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा B, और इसको बोलेंगे ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बन जाएगा? ट्राई एल्किल बोरेन। अब हमारे पास 1 2 3 3 है, तो इनको अपने ब्रैकेट लगाकर 3 करके लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ना CH3 CH2 और CH2 की ट्राइज B, तो ट्राई एल्किल बोरेन हो गया। इसका अगर जल अपघटन करवाते हैं तब तो यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एल्केन। 3 है तो 3 एल्केन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और बोरिक एसिड H3BO3 बाहर निकल जाएगा, बोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, H3BO3 बाहर निकल जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन H2O2 और क्षार की प्रेजेंस में करवाई जाए तब इससे क्या बन जाता है? एल्कोहल। क्या बन जाता है? एल्कोहल। और CH2OH, तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल भी 3 बनेंगे और H3BO3 ये भी बोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। किस रूप में? बोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया के अंदर कार्बिनों का योग करवाया। फिर हाइड्रोबोरीकरण, जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन लेते हैं। प्रोपीन की B2H6 BH3H BH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ BH2 जुड़ के, फिर प्रोपीन लिया 2 की फॉर्म में जुड़ गई, फिर प्रोपीन लिया 3 की फॉर्म में जुड़ गए, तो ट्राई एल्किल बोरेन हो गया। ट्राई एल्किल बोरेन का अगर जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन। और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं क्षार की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम हाइड्रोबोरीकरण रिएक्शन करवा करके एल्कोहल भी बना सकते हैं एल्कीन से, और एल्केन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फॉर्मल्डिहाइड का योग। क्या आती है? फॉर्मल्डिहाइड का योग। तो हम रिएक्शन कर रहे हैं एल्कीन की इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हम फॉर्मल्डिहाइड का योग करवाएंगे। तो इसका मतलब एल्कीन के साथ हम किसका योग करवाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड का। तो देखिए एल्कीन के साथ हम तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड का योग करवाएंगे तो HCHO लिख सकते हैं, या इसको कंबाइंड लिख करके CH2 डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड O
ठीक है, और प्लस में वाटर रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है। तो 2 कार्बन ये हो गए, तीसरा कार्बन ये हो गया, वैसे हो जाएगा CH2 CH2 और CH2। 2 तो थे, तीसरे के साथ ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ से एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, OH जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइऑल, प्रोपेन 1,3 डाइऑल। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का योग करवाते हैं तो हमें 1,2 डाइऑल का प्राप्त होती है, और अगर अधिक मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो चक्रीय ईथर भी प्राप्त हो जाती है। अब मान लो मैं ये बोलूँ कि नहीं, अपने एक और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH2, ये 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके साथ हुआ जुड़ा है, इसका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने बाहर निकाल दिया, और इन दोनों के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2, जिसको बोला जाएगा चक्रीय ईथर। क्या बोला जाएगा, चक्रीय ईथर, या फिर अपने बोल सकते हैं इसको 1,3 डाइऑक्सेन। क्या 1,3 डाइऑक्सेन, क्या बोल सकते हैं हम, 1,3 डाइऑक्सेन, क्या बोल सकते हैं, 1,3 डाइऑक्सेन। तो चक्रीय ईथर, यानी कि यहाँ ईथर को शो कर रहा है, ये भी ईथर को शो कर रहा है, 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, तो इसलिए 1,3 डाइऑक्सेन बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया की 13 नंबर रिएक्शन थी। उसके पश्चात अगली आती है एल्कीनो का योग। भाई हमने एल्कीन के साथ एल्कीनो का योग करवा लिया, तो एल्कीन के साथ एल्कीन का योग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। तो देखिए CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन ले ली, 2 के फॉर्म में ले ली, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और H2SO4 की प्रेजेंस में इन दोनों मॉलिक्यूलों को जोड़ेंगे तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 और CH3 और CH3। देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 2 4 4 ट्राई मेथिल 1 पेंटेन, ये बन जाएगा। और इससे हम एक प्रोडक्ट और बना सकते हैं, वो ये बना सकते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3। अब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, 2 4 4 ट्राई मेथिल 2 पेंटेन। तो इस तरीके से एल्कीनों का योग करवा करके हम एल्कीन ही बना सकते हैं या एल्कीनों का मिश्रण बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमने 14 रिएक्शन कर लिए। एक बार मैं ये बता देती हूँ आपको कि जो एल्कीन है वो टोटल कितने टाइप की रिएक्शन शो करता है, वो लिख देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने 1 नंबर को शुरू किया था, दूसरी 2 नंबर जो रिएक्शन है इसकी
एक नंबर थी। 2 नंबर पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव या इसको बोला जाता है खराश प्रभाव, ठीक है। और 3 नंबर आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और 4 नंबर आती है बहुलीकरण अभिक्रिया। एक नंबर इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक, जिसके अंदर हमने क्या कर ली, 14 रिएक्शन कर ली। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोफ या खराश प्रभाव कहते हैं, अभी कर लेते हैं, इसको किया हुआ भी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कुछ 3-4 रिएक्शन है वो करेंगे, बहुलीकरण में भी 4-5 रिएक्शन है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है और इसमें भी ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपल सी है। ये थोड़ी सी 2 बड़ी है और पेरोक्साइड भी कर लेते हैं अपने। तो 2 नंबर आती है हमारा पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव को खराश प्रभाव भी बोल सकते हैं या एंटी मार्कोनिकोफ भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम एल्किन लेते हैं और उस एल्किन के हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो जिससे ये क्या करता है, मार्कोनिकोफ के विपरीत उत्पाद बनाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी मार्कोनिकोफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की HBr के साथ रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन कराने पर CH3 CH2 CH2 और इसके साथ Br जुड़ जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम मैंने पहले भी करवा दिया, थोड़ा सा फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। एंटी मार्कोनिकोफ क्या कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ कौन जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें। अगर इसके मैकेनिज़्म को देखें तो इसका मैकेनिज़्म 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। क्या होता है, 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। पहला आता है चैन इनिशियल स्टेप, चैन इनिशियल स्टेप जिसके अंदर CH सबसे पहले क्या बनता है, फ्री रेडिकल। चैन इनिशियल स्टेप जो क्या करता है, फ्री रेडिकल को बनाने का काम करता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, RO फ्री रेडिकल के अंदर, ठीक है, RO फ्री रेडिकल के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा आता है चैन प्रोपोगेशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप जिसके अंदर RO फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है HBr के साथ, ठीक है, और ROH बना लेता है और ये Br फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है, ठीक है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये Br फ्री रेडिकल फिर इसके साथ रिएक्शन करता है और CH3 CH और CH2Br इसके साथ जुड़ जाता है और ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्री रेडिकल में। फिर उसके बाद में CH3 CH फ्री रेडिकल CH
तो Br इसके साथ फिर HBr रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने पर ये CH3 CH2 CH2 और Br में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये Br फ्री रेडिकल बार बार रिएक्शन करता रहेगा और एल्कीन को एल्केन हैलाइड में चेंज करता रहेगा। और लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसके अंदर RO फ्री रेडिकल और RO फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो पेरोक्साइड प्रभाव या क्रॉस प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव कह सकते हैं, जिसके अंदर एल्कीन KH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। मार्कोनिकोव के विपरीत उत्पाद बनता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकोव कहा जाता है। और जो एंटी मार्कोनिकोव का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी असममित एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है और हैलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो इसलिए जोड़ दिया। इसके मैकेनिज्म को देखते तो 3 स्टेप में होता है। पहले में फ्री रेडिकल बनता है, दूसरे में फ्री रेडिकल अन्य फ्री रेडिकल को बनाने की कोशिश करता है और तीसरे स्टेप में फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एल्कीन की 2 टाइप की रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी। बाकी ये नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।